हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अभी ओझा आज आपको बताऊंगा किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं, इस यानी आप व्यू की जाति कैसे निकालते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को दबा रखिए। तो आइए जानते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? आप व्यू की जाति। तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स की? तो इसकी डेफिनेशन है, ए नॉन जीरो नंबर आर इज सेड टू बी ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ए। मैट्रिक्स ए नॉन जीरो है। अगर हम ऐसा बताएं कि चाहे कौन सी भी एक साम मैट्रिक्स ले लें, मान लीजिए चाहे हम कितने भी ऑपरेशन लगाएं, चाहे रो में और चाहे कॉलम में, इसको जीरो नहीं ला सकते, वो होती है नॉन जीरो। उसी को कहते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसको मैंने वो लिखा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए माइनर ऑर्डर एवरी माइनर ऑर्डर द हायर। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि 4 मेथड होते हैं: माइनर, एचेलॉन, कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ रैंक कैसे निकालते हैं। जैसे I3 है, जैसे मान ली इसका है, मैंने I3 का है, I3 इक्वल जीरो, इसकी मैंने जो रैंक मानी है, क्योंकि ये I3 जीरो है, यानी इसके जीरो नहीं आ सकेगी। एक कॉलम और रो, चाहे रो हो चाहे कॉलम, अगर वो जीरो नहीं है तो वही उसकी जाति है, यानी वही उसकी रैंक है। तो आइए जानते हैं पहली विधि, माइनर मेथड क्या होता है। तो जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स लिया है ए इक्वल 1 2 3 2 3 4 3 4 5। अब इसको एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल 1 2 3 2 3 4 3 4 5 मैट्रिक्स बन गई। अब इसे डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, यानी चाहे फर्स्ट रो में कर लो, चाहे जो क्लास 12 में आपने सभी ने पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स को कैसे हल करते हैं। इसमें जैसे मैंने प्रथम रो में एक्सपेंड किया है, तो इसको बन के इसको तो 3 4 4 5 ये आएगा। यहाँ पे अगर -2 लें, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, आप सभी जानते हो जो क्लास 12 में पढ़ा होगा। यहाँ होगा 2 3 4 5, क्योंकि ये बंद है और ये बंद है, इसकी वजह से 2 3 4 5। अब हम यहाँ लेंगे +3, ये बंद हो जाए, इसके नीचे वाला और इसके सामने वाला 2 3 2 3 3 4। ठीक है ना। अब इस मैट्रिक्स को हल करेंगे तो मोड ए बराबर 3 5 15 4 4 16, यानी -1 आएगा। ठीक है। अब 5 दूनी 10, 4 3 12, -2 -2 यानी माइनस माइनस +4 हो जाएगा। 4 दूनी 8 3 3 9 -1 तो -3, तो क्या हो जाएगा -3 और -4 यानी इक्वल ए इक्वल 0। जब भी कोई मैट्रिक्स जीरो आ जाए तो वो उसकी जाति नहीं कहलाती है, यानी रैंक नहीं कहलाती है। तो न जो तो दिस इज नॉट सेटिस्फाई। अब देखो, जब ये जीरो आ गया यानी जी रैंक मतलब ए है, नॉट बड़ा है बराबर 3 से, लेकिन जो बाकी रैंक नहीं कहलाएगी, रैंक नहीं कहलाएगी। अब हम बाकी छोटे उपसारणी में जो तृतीय कोटि का उपसारणी था, हम 2 कोटि के सेकेंड ऑर्डर के सब माइनर पे बात करेंगे। नाउ वी हैव टू डिस्कस, मैंने डिस्कस DUCS लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस ऑन सेकेंड ऑर्डर OD चल, अरे यार ODER ऑर्डर सब माइनर। ठीक, अब हम 2 कोटि के उपसारणी पर विचार करेंगे। तो अब यहाँ मैट्रिक्स ए लिया 2 कोटि का, ये बन रहा है, यानी 2 यानी 1 2, चाहे कौन सा ले लो, 1 2 2 3 ले लिया मैंने। ठीक है। इसको हल करेंगे 3 -4 इक्वल माइनस बना, यानी नॉट इक्वल टू 0। ये भी जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा, तो जो जीरो के बराबर नहीं आएगा वही उसकी रैंक कहलाती है। तो रैंक ऑफ ए अब निकालते जो, तो उसकी वो हो जाती। अब इसी में एक सूत्र होता है रिक्तता, नल्टी, इसी के आगे होता है थोड़ा सा। तो n माइनस फार्मूला होता है, जब पहले जो रो होती है उसको कॉलम, रो और स्तंभ की जो कितने की मैट्रिक्स होती है 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो उसकी n होगी 3, और रैंक ऑफ ए जो आती है यानी जाती आती है, उसमें से अगर हम 1 घटाए हैं 2 थी, तो नल्टी क्या प्राप्त होती है 1। यही हमारा पहली विधि थी दोस्तों, इसे कहते हैं माइनर मेथड। अब आते हैं इचेलॉन मेथड पे। मैं आपको इचेलॉन मेथड भी दिखाऊंगा। ये है इचेलॉन मेथड दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, मैंने इसको पहले से ही सॉल्व कर लिया है। इसे कहते हैं
ये है इचलॉन, इसको क्या कहते हैं, ECHELON, इचलॉन मेथड। ये है इचलॉन मेथड। इचलॉन मेथड में क्या होता है कि देखो समझो, जब भी कोई मैट्रिक्स को हम हल करते हैं, इचलॉन मेथड का एक खास रूल होता है कि जब भी हम कोई मैट्रिक्स को हल करते हैं तो हमेशा हमें यह रखना पड़ता है कि अगर हम इक्वेशन को, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हल कर रहे हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैं मान लीजिए हल कर रहा हूँ, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हल कर रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर हम रो में कर रहे हैं पूरा मैट्रिक्स, तो पूरा मैट्रिक्स रो में ही हल होगा। अगर हम कॉलम में हल करेंगे तो पूरा मैट्रिक्स कॉलम में ही हल होगा। अर्थात हिंदी में बोले तो अगर स्तंभ में उसको हल करेंगे तो स्तंभ में लिखेंगे, और पंक्ति में, स्तंभ में हल करेंगे तो स्तंभ में लिखेंगे, पंक्ति में हल करेंगे तो पंक्ति में लिखेंगे। तो आइए, वैसे कि मैंने इसमें रो कॉलम लगाया, रो यानी इचलॉन फॉर्म होता है जिस रूप में अगर आपने स्टार्टिंग से रो लगाया तो पूरे जब तक हल कर रहे हैं तो उसे रो ही चलेगा, और कॉलम लगाया तो कॉलम ही चलेगा। जैसे ही मैंने इसमें रो लगाया है तो मैंने इस तरह से है कि इसके नीचे डायगोनल से जीरो करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले डायगोनल जीरो करना चाहता हूँ, डायगोनल जीरो करना है, डायगोनल से नीचे वाली जीरो करना है। तो आई करते हैं, तो R2 माइनस, यानी डायगोनल से ऐसा होता है जैसे 1 2 3 4, यानी 1 2 3, इसके नीचे वाला जीरो, इसके नीचे वाला जीरो, विकर्ण के नीचे वाला जीरो, ऊपर से अपने कुछ नहीं करना, विकर्ण के नीचे वाले को जीरो करना है। तो आइए, पहले मैंने ऑपरेशन लगाया R2 चेंज R2 माइनस 2R1, और किससे 2 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ 1, तो R3 चेंज R3 माइनस R1, तो 0 0 हो गया। और यहाँ पे किया तो इसमें 2 का गुणा किया, इसमें से घटाया तो -1 आया, इसमें 2 का गुणा किया और क्या, तो इस तरीके से इसको हल किया, ठीक है। अब बात करें विकर्ण के नीचे, चूँकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो पूरा ये मैट्रिक्स 0 हो रहा है। तो यहीं पे हमने ये किया R3 चेंज R3 प्लस R2। जब मैंने इस ऑपरेशन को लगाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये मैट्रिक्स। अब इसको चाहे कितना भी हल कर ले, हम 0 नहीं ला सकते क्योंकि विकर्ण के नीचे 0 आ चुका है। तो अशून्य पंक्ति यानी 0, मतलब जो पंक्ति यानी प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति, क्योंकि प्रथम में लगाया है तो अगर कॉलम में लगाया तो कॉलम का आते, तो रो की संख्या कितनी है जो 0 नहीं है, नॉन जीरो, तो 0 के 1 और 2, तो 2 हैं तो 2 लिख दिया। अब इसी तरह रक्तता निकालते हैं किसी आप भी, तो भाई सूत्र लगा दें, नलिटी बराबर n माइनस रो ऑफ a इक्वल p माइनस 2। ये होता है इचलॉन मेथड। अब आते हैं कैनोनिकल प्रश्न में, कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म को इंग्लिश में कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। कैनोनिकल फॉर्म कैसा होता है, इस जब हम इसमें मैट्रिक्स को हल करते हैं, मैट्रिक्स को जब हम इसमें हल करते हैं तो इसमें हम रो ऑपरेशन में लगा सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन लगाए, लेकिन शर्त ये होती है अगर हम पहले रो लगा रहे तो रो ही लगाते चले जाएंगे, बीच में नहीं लगाए, जैसे यहाँ पे रो लगाए और हाल ही अगली मैट्रिक्स में स्तंभ लगा, नहीं, कॉलम लगा रहे। अगर पहले रो लगाएं तो रो ही पूरे में चलेगा, उसके बाद कॉलम लगा सकते हैं, ठीक है। आइए इस सवाल को मैं हल करके बता दूँ किस तरीके से करना। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 0 1 3 4 1 2 2 2 4 3 0 1 2 1 2 5। सबसे पहले हमने इसमें ऑपरेशन लगाया R2 को चेंज किया R2 माइनस 3R1, ठीक है। फिर R3 चेंज किया R3 प्लस 2R1, यानी हमने डायगोनल्स के नीचे 0 लाए। पहले हमने अब स्तंभ वो पंक्ति के नीचे 0 लाए और पंक्ति के सामने 0 लाएंगे, ठीक है। इसमें ये होता है प्रथम पंक्ति के प्रथम बे यानी रो के प्रथम यानी A11 के नीचे 0 0 लाएंगे, फिर A11 के सामने 0 लाएंगे। इसी प्रकार A22 के नीचे 0 लाएंगे, A22 के सामने 0 लाएंगे। इसी प्रकार A3 ऊपर नीचे 0 लाना है, विकर्ण एक करना है, ठीक है। तो आइए हम जान, तो हमने ऑपरेशन लगाया तो हमें ये प्राप्त हुआ G1 0 0 2 माइनस 2 7 0 1 2 माइनस 1 5 3। अब हमने इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाया क्योंकि इसके सामने 0 लाना है, सामने जैसे यहाँ पे 2 हैं, अगर इसमें से 2 घटा दें यानी C2 चेंज C2 माइनस 2C1, तो 0 आ गया, तो 0 है ही, इसको करना जरूरत नहीं है। फिर इसमें मैंने जोड़ दिया C4 चेंज C4 प्लस C1, तो 0 हो गया है। इसी प्रकार मैंने इसको हल कर लिया। अब आते हैं अगले पद पे यानी इस पर टर्म पे, क्योंकि हमें 1 मिल रहा है तो हम 1 को यहाँ पे क्यों निकालें, तो इसलिए हम C2 चेंज C2, तो C2 चेंज C3 यानी कॉलम को चेंज करें तो जे यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक आ गया। अब हम लगा दें इसमें रैंक यानी पंक्ति के जो स्तंभ पंक्ति के जो नीचे की है उसको 0 करेंगे, यानी तो ये R1 ये R2 रो द्वितीय पंक्ति है, तो द्वितीय पंक्ति है तो R3 चेंज R3 माइनस 2R2 यानी ये 0 हो जाएगा। देखो ये 0 हो गया और जी जोड़ेंगे तो 7 तो 2 9 11 हो गए, 2 का गुणा ये 7 3 10 और 11 हो गया। उसी प्रकार ये -7 हो गया। अब यहाँ पे मैंने लगाया देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे C4, अब C3 चेंज, क्योंकि पंक्ति के सामने वालों को भी तो 0 करना है, तो C3 चेंज C3 प्लस 2C2 C4 प्लस C4 माइनस 5। आप समझ रहे होंगे मैं ये कहा रहा हूँ, आमने सामने 0 लाने के लिए
जीरो लाने के लिए आपको जिसका भी गुणा करना पड़ेगा, जो जोड़ना पड़ेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 माइनस 7। अब हम यहाँ पे 1 लाना है। 1 कैसे लाएंगे, या तो इसमें C3 में भाग दे देंगे 11 का और C4 माइनस 7 का। तो हमने इसमें जैसे कि भाग दिया है, देख सकते हैं C4 जब हमने इसमें भाग दिया तो मैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। अब इसको घटा दे तो जो पूरी जो है ना जो कॉलम है वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो करके देखते थे, तो जैसे कि हमने C4 चेंज C4 माइनस C3 किया तो हमें पूरा ये कॉलम जीरो मिल गया। अब जो कॉलम को जीरो मिल जाए हम थोड़ा अलग कर दें, तो इसको मैं अलग, तो हमें 3 × 3 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो जी आई थी, तो जी बाकी रैंक होएगी। तो बाकी रैंक क्या होगी 3 × 3 की, तो रैंक उसकी क्या होगी 3। अब एक फॉर्म मैं बताता हूँ RAC फॉर्म। ये फॉर्म क्या होता है, ये एक विधि होती है RAC या PAQ के रूप में भी जाना जाता है। जो विधि आपको नहीं पता होगी मैं आपको बता देता हूँ। इस विधि में क्या होता है, हम ऐसा करते हैं कि हम एक तरफ लेते हैं कॉलम, एक तरफ लेते हैं रो और बीच में रखते हैं ए को, ठीक है, कॉलम। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो 1 0 माने कोई मैट्रिक्स ली 1 -1 -1 2 3 1। यहाँ पर दी गई आव्यूह की कोटि 3 × 3 की मैट्रिक्स है। PAQ रूप ज्ञात करने के लिए हमें आव्यूह को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। हमेशा PAQ या RAQ रूप में ही लिख के आता है। तो A को हम I3 + I3 के रूप में कर लें। 3 × 3 के तो 3, 4 अगर 4 × 4 की होगी तो I4A I4 करेंगे। और 2 की है तो I2A I2 करेंगे, ठीक है। जिसकी वो अगर यहाँ I2 और I3 हो सकता है, यानी दो पंक्ति 3 स्तंभ हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ ही गए होगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विधि को ज़रा ध्यान से समझना आप, क्योंकि ये विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी सी, बाकी वीडियोस थोड़ी हटकी है ये विधि। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए मैंने बताया था सबसे पहले A लिखा, फिर I3 यानी पहले I3A I3, ठीक है, ये लिख लिया। अगर I4 होता तो 0 0 0 नहीं करते, I3A I4 तो 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 कर लेते तो I4 हो जाता, ठीक है। समझ गए होगे कैसे कहना चाहता हूँ मैं। तो आइए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है कि डायगोनल्स के नीचे 0 लाना है। वही एचेलॉन रूप में लाना है, पहले इसको एचेलॉन रूप में लाना है। ध्यान रखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। जब हम R2 ऑपरेशन लगाएं तो हम पहले इसको मैंने R रो माना, एक रो है एक कॉलम है, यानी R है एक, इसको P है ये Q है, ठीक है। समझ गए हो, ये P है ये Q है। तो P और Q, P हमेशा रो में चलेगा, Q हमेशा कॉलम में चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने रो ऑपरेशन लगाया, R2 चेंज R2 माइनस R1। अगर एक में से एक घटाने तो 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो हमने पहले इसमें से घटाया, तो 1 0 0 1 -2 1 -1 2 1 1। अब R2 चेंज R2 माइनस R1, तो R2, अब R2 क्या है अपना, ये R2 माइनस R1, ये नीचे आया तो ये क्या होगा -1 1 0 0। और तो सब वही रहेगा क्योंकि R2 चेंज कर रहे हैं, जो ऊपर का 0 है तो घट जाएगा, तो 0 ही आ जाएगा। तो क्योंकि कॉलम में चेंज होगा नहीं, क्योंकि कॉलम का अपन लगा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, मैंने कॉलम लगाया, जैसे इसके सामने 0 लाना है तो मैंने लगाया C2 चेंज C2 माइनस C1 और C3 चेंज C3 माइनस 2 C1। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, ये -2 -1 रहेगा। C3 चेंज हुआ है तो ये 1 और 1 रहेगा, ठीक है, समझिए। अब तो जो अपन ने प्रथम जो P है इसमें चेंज नहीं होगा, अब Q में चेंज होगा क्योंकि अपन लगा रहे हैं कॉलम। तो कॉलम लगाए तो कॉलम में आओ, तो C1 तो वैसे का वैसा ही रहेगा। देखो जब भी आप कॉलम लगाएं तो कॉलम के साइड खड़ी में ही लिखें। देखो 1 0 0, अब C2 चेंज C2 माइनस C1, तो C2 क्या है अपना पास, C1 क्या है -1, तो -1 0 और चेंज कर दिया। जिन सब 0 0 घटाएंगे तो भाई 0 आ जाएगा। देखो ऐसे यहाँ से इसको यहाँ भेजा तो माइनस का हो गया, इसको घटाएंगे 0 आ जाएगा, एक ही आएगा, 0 में 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा। और ये वैसा है। अब इसका क्या है C3 चेंज C3 माइनस 2 C1। तो देखो जहाँ में -2 गुणा किया, इसमें से घटाए तो -2 आया, इसमें से जो गए 0, जी एक तो एक में से घटाएं तो एक का एक ही आएगा। अब दोबारा से मैं अगर इसमें C2 चेंज C3 लगा दूँ, यानी जिस ऑपरेशन को मैं यहाँ पे ला दूँ तो 1 0 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखो 1 0 0 0, देखो मैंने यहाँ इसको 1 लाने के लिए, वहाँ मत देखिए, आपने सोचा वहाँ, यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 1 लाना, तो इसको मैंने यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ चेंज किया तो मैंने किस में किया, कॉलम में चाहिए, तो मैं कॉलम में ही चेंज करूँगा, रो वैसे का वैसा ही रखा जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने रो के नीचे रो वाली कॉलम लिखी है और कॉलम के नीचे कॉलम वाला लिखा है, ठीक है। अब इसके सामने नीचे 0 लाना है R3, तो R3 चेंज R3 माइनस R2,
तो 1 0 0 0 1 0 0 -2 जो माइनस था माइनस में प्लस हो गया, और प्लस हो गया तो ये कितना हुआ, माइनस में माइनस के एक प्लस के दो बचा क्या, प्लस का एक। इसी तरह इसको मैट्रिक्स हल किया तो 1 -1 1 0 1 1 0 0 1 आ गया ए। चूँकि कॉलम में हमने कोई काम नहीं किया, जैसे कॉलम को हम कोई छिड़का नहीं करेंगे नहीं। अब आते हैं तो अब जो डायगोनल है उसके सामने वाले को जीरो करते हैं, यानी C3 चेंज C3। देखो C3 चेंज C3 प्लस 2 C2। जब मैंने ये किया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के रूप में आ गया, और 1 0 0 0 क्यों इसमें चेंज नहीं कर रहे, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसमें चेंज करते हैं तो 1 -2 -5, हमेशा ध्यान रखो ऐसे लिखो 1 0 0 1 -2 0 5 C3 चेंज 2 C2। इसको इसमें जोड़ा तो क्या हुआ अपने पास -1 -4 5 1 और 2। यही था हमारा कैनोनिकल प्रश्न RPAQ या RAC, जो दो हम नामों से जाना जाता है, PAQ और RAC। ठीक है, तो आपको समझ ही आ गया हो। तो NR कितना निकला 3, क्योंकि 3 ही तो उसके निकले था, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो कितना निकला 3। तो ये हो गया RAC कह लो या PQ फॉर्म कह लो। तो जो P का मान था जो पंक्ति में किया वो P, और जो कॉलम में किया उसको Q के रूप में करते हैं। तो यही था रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट के मैट्रिक्स को कैसे याद करें। और बीच में मैंने आपको रिक्तता भी बताया, किसी ऑब्जेक्ट की रिक्तता कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी कमेंट लिखिए नीचे कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। मैं अगर मुझे वो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। आप जिस टॉपिक के कहीं मैं उस टॉपिक को आपको वीडियो बनाऊँगा। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सॉरी वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं। धन्यवाद।